नमस्कार साथियों, एक बार फिर हम एक नए वीडियो के साथ में आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज के जो हमारे वीडियो का टॉपिक है वो भू उपयोग वर्गीकरण है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि भू उपयोग वर्गीकरण क्या होता है। वर्तमान संदर्भ में भू उपयोग वर्गीकरण की क्या महत्वता होती है। भारत में भू उपयोग वर्गीकरण की स्थिति कैसी है। भारत में जो धरातलीय क्षेत्र हमें देखने को मिलता है उसकी भूमि का किन किन रूपों में प्रयोग किया जा रहा है। भू उपयोग का ऐसा प्रारूप जो किसी काम में नहीं आ रहा उसको कैसे सुधारा जा सकता है। ये सारी प्रक्रियाएं भू उपयोग वर्गीकरण के रूप में जानी जाती हैं। देखिए, किसी भी क्षेत्र में जो भूमि पाई जाती है उसका उपयोग मानव के द्वारा अपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की आपूर्ति हेतु किया जाता है और मानव अपनी आवश्यकता अनुसार अनेक प्रकार के कार्य उस भूमि पर संपन्न करता है, जैसे खेती करना, फसलें उगाना, पेड़ पौधे उगाना, पशुपालन करना, चारागाहों का विकास करना, वनों का विकास करना। ये सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनका मानव के द्वारा भूमि पर भू उपयोग करके इनको क्रियान्वित किया जाता है। भूमि पर जितनी भी क्रियाएं संपन्न होती हैं, भूमि को जिन जिन रूपों में हम उपयोग में लेते हैं उनका अभिलेखन करने का जो कार्य होता है, उनका रिकॉर्ड रखने का जो कार्य होता है वो भू राजस्व विभाग का होता है। भू राजस्व विभाग के द्वारा भू उपयोग संबंधी अभिलेख रखे जाते हैं जिनकी हम आवश्यकता पड़ने पर अपने इच्छानुसार प्रयोग कर सकते हैं। भू उपयोग संवर्गों का योग कुल प्रतिवेदन क्षेत्र के बराबर होता है। अर्थात भू राजस्व विभाग के द्वारा जो आंकड़े रिलीज किए गए हैं उसमें सभी संवर्गों का जो योग होता है वो कुल रिपोर्टिंग क्षेत्र के बराबर होता है। और ये रिपोर्टिंग जो क्षेत्र होता है ये भौगोलिक क्षेत्र से भिन्न होता है। अब भौगोलिक क्षेत्र से किस प्रकार भिन्न हो सकता है। देखिए, हमारे भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये भौगोलिक क्षेत्रफल है, ज्योग्राफिकल एरिया जिसको हम कह सकते हैं। अब इस भौगोलिक एरिया के कितने क्षेत्र पर या कितनी भूमि का मानव के द्वारा उपयोग किया जा रहा है वो भू उपयोग के रूप में शामिल किया जाएगा। तो भू उपयोग क्षेत्र और भौगोलिक क्षेत्र दोनों अलग अलग होते हैं। भारत की प्रशासनिक इकाइयों के भौगोलिक क्षेत्र की सही जानकारी देने का दायित्व भारतीय सर्वेक्षण विभाग पर होता है। आपने बहुत सारे मैप देखे होंगे जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा तैयार किए गए हैं। भू राजस्व और सर्वेक्षण विभाग दोनों में अंतर होता है। अंतर क्या होता है? भू राजस्व द्वारा प्रस्तुत क्षेत्रफल पत्रों के अनुसार रिपोर्टिंग क्षेत्र पर आधारित होता है, जो कि अलग अलग वर्षों में अलग अलग समय अवधियों में अलग अलग हो सकता है, कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। जबकि कुल भौगोलिक जो क्षेत्र है वो भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सर्वेक्षण पर आधारित होता है और ये स्थायी होता है, अर्थात इसमें कम ज़्यादा होने का स्वरूप देखने को हमें नहीं मिलता। तो भौगोलिक क्षेत्रफल एक स्थायी क्षेत्रफल के रूप में जाना जाता है, जबकि भू राजस्व के द्वारा जो भू उपयोग संबंधी जो आंकड़े होते हैं वो कम ज़्यादा होते रहते हैं। मानव के द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली दशाओं के आधार पर इनमें कमी या अधिकता आती रहती है। मान लीजिए किसी साल मानसून अच्छा आ गया, अधिक बरसात होगी, तो सीधी सी बात है अधिक क्षेत्र पर फसलों को बोया जाएगा, तो कृषि में प्रयुक्त भूमि का जो क्षेत्रफल है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन किसी वर्ष मान लीजिए मानसून कमज़ोर रह गया, बरसात नहीं हुई, तो सीधी सी बात है खेती का
जो खेती के लिए जिस ज़मीन का हम प्रयोग कर रहे थे वो खेती कैसी, बिना मानसून के, बिना पानी की उपलब्धता के कुछ समय के लिए खाली रह जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में प्रति भूमि का जो क्षेत्रफल होगा वो बढ़ जाएगा। तो अलग अलग जो दशाएं होती हैं, अलग अलग भूमि उपयोग के जो संवर्ग होते हैं उनके क्षेत्र में कमी या अधिकता लाने के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो भू उपयोग का स्वरूप सामयिक आधार पर घटता बढ़ता रहता है, जबकि भौगोलिक जो क्षेत्रफल होता है वो निश्चित होता है, उसमें किसी प्रकार की कमी बढ़ोतरी नहीं हो सकती जब तक राजनीतिक दृष्टिकोण से भौगोलिक सीमाओं में परिवर्तन नहीं हो। भू उपयोग का ये जो स्वरूप होता है, भू उपयोग वर्गीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसमें हम भूमि का अलग अलग कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं, और जब अलग अलग कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है तो हमारे सामने भूमि उपयोग के विविध प्रारूप निकल कर आते हैं। आज भारत में हम भूमि का जिन जिन कार्यों के लिए प्रयोग कर रहे हैं उसी के आधार पर भारत के भू उपयोग वर्गीकरण को जिन भागों में बांटा गया है उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो भाग आता है वनों के अधीन क्षेत्र, फॉरेस्ट एरिया, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं फॉरेस्ट कवर एरिया। भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसके कितने भाग पर वन फैले हुए हैं या कितने क्षेत्रफल पर वनों का आवरण देखने को मिलता है, उसे हम वनों के अधीन क्षेत्र के रूप में जानते हैं। वर्गीकृत वन क्षेत्र और वनों के अंदर वास्तविक वन क्षेत्र जो होता है ये दोनों भी अलग अलग होते हैं। देखो सरकार द्वारा वर्गीकृत वन क्षेत्र का सीमांकन इस प्रकार किया जाता है कि वहां वन विकसित हो सके, जबकि भूराजस्व अभिलेखों में इसी परिभाषा को सतत अपनाया गया। इस प्रकार संवर्ग के क्षेत्रफल में वृद्धि दर्ज हो सकती है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वास्तविक रूप से वन पाए जाएंगे। अलग अलग समय अवधियों में वनों के क्षेत्र में कमी या वृद्धि होना सामान्य सी बात है। हो सकता है किसी समय में ज़्यादा वृक्षारोपण कर दिया जाए, ज़्यादा पेड़ पौधे लगा दिए जाएं, तो स्वाभाविक रूप से उस समय वनों का क्षेत्र क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। लेकिन अधिक वनों का जो क्षेत्र है उसमें अकस्मात मान लीजिए कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, ज्वालामुखी आ जाए, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, सूखा आ गया, इन सभी दशाओं से किसी न किसी प्रकार से वन क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। या फिर हम मानवीकृत कारकों की चर्चा कर लें, मानव ने सड़क मार्गों का निर्माण कर दे, रेल मार्गों का निर्माण कर दे, या ईंधन की प्राप्ति हेतु वनों को काट दे। इस प्रक्रिया के द्वारा भी वनों के अधीन जो क्षेत्र उसमें क्या आने वाली है, कमी आने वाली। तो वनों के अधीन जो क्षेत्र है ये हमेशा स्थायी नहीं होता, प्राकृतिक और मानवगत दशाओं के आधार पर इसमें परिवर्तन की प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है। अलग अलग समय में वनों के अधीन क्षेत्र का जो प्रतिशत है वो कम और ज़्यादा हो सकता है। तो ये वनों के अधीन क्षेत्र के रूप में जो भूमि उपयोग का वर्गीकरण किया गया था उसकी हमने चर्चा की। अब नेक्स्ट चलते हैं गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। देखिए कुल जो भौगोलिक भूमि होती है यह आवश्यक नहीं कि सारी भूमि का ही कृषि के लिए प्रयोग किया जाए। क्यों? क्योंकि सभी जगह कृषि के लिए आदर्श दशाएं मिलना संभव नहीं है। जहाँ पर्वत मिलेंगे, जहाँ उबड़ खाबड़ भूमियाँ मिलेंगी, जहाँ वनों से आच्छादित क्षेत्र मिलेंगे, जहाँ पर नदियों का प्रवाहन मिलेगा, जहाँ पर मरुस्थलीय दशाएं मिलेंगी, जहाँ पर हिमपात की प्रक्रियाएं होंगी, वहाँ पर कृषि संबंधी क्रिया का विकास नहीं हो सकता। अर्थात वहाँ पर कृषि की प्रक्रिया को संपन्न करना एक दुष्कर कार्य होता है। ऐसे क्षेत्रों में स्वाभाविक रूप से कृषि नहीं होती। तो कृषि कार्यों के लिए, खेती के लिए जिस भूमि का प्रयोग किया जाता है उसे हम कृषि कार्य में प्रयुक्त भूमि के नाम से जानते हैं। लेकिन जिस भूमि का कृषि के लिए प्रयोग नहीं किया जाता लेकिन किसी दूसरे कार्य के लिए किया जा रहा है, तो ऐसी भूमि को हम गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि के रूप में जानते हैं। अब जहाँ कृषि नहीं होगी तो फिर उस भूमि का प्रयोग मानव कहाँ करेगा?
तो सीधी सी बात है, या तो वो अपने मकान बनाने के लिए भूमि का प्रयोग कर रहा है। मकान का तात्पर्य यहाँ मानव के द्वारा निर्मित की जाने वाली बस्तियों से है। अब बस्तियाँ चाहे ग्रामीण बस्तियों के रूप में हो या फिर शहरी बस्तियों के रूप, किसी भी रूप में हो, लेकिन दोनों ही रूपों में जब मकान बनाए जाएंगे, बस्तियों का विकास किया जाएगा, तो कृषि योग्य जो भूमि थी उसका उपयोग तो होगा लेकिन कृषि कार्य में नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति क्या कहलाएगी? गैर कृषि कार्यों में भूमि का उपयोग करने की प्रक्रिया। इसके अलावा मानव के द्वारा अवसंरचनात्मक दशाओं का विकास किया जाता है। सड़कें बना दी, रेल मार्ग बना दिए, नहरों का विकास कर दिया। इन सभी प्रक्रियाओं में भी जो कृषि योग्य भूमि होती है उसका उपयोग होता है, लेकिन गैर कृषिगत कार्य के रूप में उपयोग किया जाता है। क्योंकि जब सड़क बन गई, रेल मार्ग बन गया, नहर बन गई, तो जिस जगह पर सड़कें बनी, रेल मार्ग बना या नहरें बनी, उस पर कृषि की प्रक्रिया नहीं की जा सकती। भूमि का उपयोग अवश्य होगा लेकिन गैर कृषि कार्यों के लिए किया जाएगा। तो अवसंरचनात्मक जो क्रियाएं होती हैं वो भी गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि की स्थिति को दर्शाती है। इसके अलावा मानव के द्वारा जितने भी उद्योगों का विकास किया जाएगा, दुकानों का निर्माण किया जाएगा, ये सारी ऐसी प्रक्रियाएं होंगी जो आधार रूप में किसी न किसी प्रकार से भूमि का उपयोग अवश्य करेंगी, लेकिन उस भूमि का उपयोग कृषि कार्य हेतु नहीं हो रहा होता है। उद्योग बनेंगे तो नई नई चीज़ों का निर्माण किया जाएगा, चाहे चीनी उद्योग हो, वस्त्र उद्योग हो, सीमेंट उद्योग हो, लोह इस्पात उद्योग हो, एल्यूमिनियम। कहने का मतलब है उद्योग का प्रकार कोई भी हो सकता है, लेकिन उस औद्योगिक भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया जा सकता। इसी कारण उद्योगों, दुकानों के रूप में प्रयुक्त होने वाली जो भूमि होती है उसको भी हम गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भूमि के रूप में शामिल करते हैं। मानव के द्वारा जितने भी सेकेंडरी और टेरिटरी कार्य किए जाते हैं, द्वितीयक और तृतीयक जितने भी क्रियाकलाप किए जाते हैं, वो गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भूमि का जो क्षेत्रफल होता है उसमें वृद्धि करते हैं। तो भू उपयोग संवर्ग में गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि के क्षेत्रफल को बढ़ाने में द्वितीयक, तृतीयक और उच्चतर क्रियाकलापों की जो स्थिति होती है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इनमें किसी न किसी रूप में भूमि का प्रयोग तो होता है, लेकिन गैर कृषि भूमि के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है व्यर्थ और बंजर भूमि, जिसको आप बोल सकते हैं। व्यर्थ का मतलब होता है ऐसी भूमि जो किसी काम के नहीं आती, वेस्ट लैंड के रूप में, बैरन लैंड के रूप में आप उसको कह सकते हैं। बंजर यानी ऐसी भूमि जो उपजाऊ नहीं है, जिसमें किसी भी प्रकार की फसल का, पेड़ पौधों का उत्पादन नहीं किया जा सकता, ऐसी भूमि को बंजर भूमि कहा जाता है। तो वह भूमि जो वर्तमान में प्रौद्योगिकी की मदद से भी कृषि योग्य बनाई नहीं जा सकती, ऐसी भूमि जिसे नवीन तकनीक, ज्ञान, कुशलता और मशीनीकरण की प्रक्रिया के द्वारा भी उपजाऊ नहीं बनाया जा सकता, कृषि के योग्य नहीं बनाया जा सकता, उस भूमि को हम बंजर भूमि या व्यर्थ भूमि के रूप में जानते हैं। और जब कृषि नहीं होगी या कृषि संबंधी प्रक्रियाएं नहीं होंगी तो ऐसी भूमि खाली पड़ी रहेगी, और खाली भी कैसी, जो किसी काम में नहीं आ सके, तो ऐसी भूमि को हम व्यर्थ भूमि कहेंगे। पहाड़ी जो भूभाग होते हैं वो ऐसी ही भूमि की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति वाले जो भाग होते हैं वो भी ऐसी भूमि में शामिल किए जाते हैं, और मरुस्थलीय जो क्षेत्र होते हैं वो भी ऐसी ही भूमि में शामिल किए जाते हैं। तो ऐसा क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र में मिलने वाली ऐसी भूमि जिसका किसी भी प्रकार की कृषिगत प्रक्रिया के लिए तकनीकी ज्ञान का प्रयोग करते हुए भी प्रयोग करना संभव नहीं होता, उसको व्यर्थ या बंजर भूमि के रूप में जाना जाता है।
आगे चलते हैं स्थायी चारागाह क्षेत्र के रूप में। देखिए, चारागाह का शाब्दिक तात्पर्य होता है पशुओं को चराने के लिए सुरक्षित किया गया क्षेत्र या ऐसा क्षेत्र जहां पर पशु चारण की प्रक्रिया संपन्न की जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? चारागाह बोलते हैं। अब स्थायी का मतलब क्या हो गया? चारागाह का एक ऐसा क्षेत्र जो पूरी तरह स्थायी है, यानी जिसमें परिवर्तन करना संभव नहीं है। अब परिवर्तन कब नहीं होगा? जब भूमि निजी स्वामित्व में नहीं होगी। तो कौन से स्वामित्व में होगी? सरकारी स्वामित्व में होगी। तो परिभाषा क्या निकल के आएगी? ऐसी सरकारी भूमि जो या तो ग्राम पंचायत के अधिकार में आती है या सरकारी सेक्टर के अधीन आती है, जिस पर किसी का निजी स्वामित्व नहीं होता, उस भूमि का उपयोग किसके लिए किया जाता है? चारागाह क्षेत्र के रूप में किया जाता है। कि सरकार उस भूमि का प्रयोग करने वाली है नहीं, उसमें या तो पेड़ पौधे कटीली झाड़ियाँ उग रही होंगी या फिर घास उग रहा होगा। तो सभी की किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होने के कारण ऐसी भूमि साझा भूमि होती है, या मैं ऐसा कह सकता सबका साझा संपत्ति संसाधन के रूप में जानी जाती है। तो जो घास फूस उगेगा, जो पेड़ पौधे झाड़ियाँ उगेंगी, उसको आसपास के रहने वाले लोग अपने पशुओं को चराने के काम में लेंगे, इसके अलावा उसका कोई उपयोग नहीं हो सकता। तो इसी कारण ऐसी भूमि को स्थायी चारागाह भूमि के नाम से जाना जाता है। आपने अपने आसपास बहुत सारी ऐसी भूमि को देखा होगा जो सरकार के अधीन होती है, और सरकार के अधीन होती है उसमें झाड़ झाड़ियाँ या छोटे मोटे पौधे या घास उगी रहती है, और जिसमें आसपास के लोग अपने पशुओं को चारण का कार्य करते हैं। तो ऐसी भूमि स्थायी चारागाह क्षेत्र के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट हम चलते हैं विविध तरु फसलों और उपवनों के अधीन क्षेत्र। अब ये तरु फसलों और उपवनों के अधीन क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, जो बोए गए निवल क्षेत्र, ये जो विविध तरु फसलों और उपवनों के अधीन जो क्षेत्र होता है, ये बोए गए निवल क्षेत्र में सम्मिलित नहीं होता है। इस संवर्ग में वह भूमि शामिल होती है जिस पर या तो बाग बगीचे उद्यान लगाए गए होते हैं, फलदार वृक्ष लगाए गए होते हैं। तो बाग बगीचों के रूप में या फलदार वृक्षों के रूप में जो भूमि पाई जाती है, उस भूमि को हम विविध तरु फसलों या उपवनों के अधीन क्षेत्र के रूप में जानते हैं। अब ऐसी भूमियां सरकारी क्षेत्र में नहीं होती, तो ऐसी भूमियां किस क्षेत्र में होती है? निजी सेक्टर में ज़्यादा होती है। भाई कोई बाग बगीचा लगाएगा, फलदार वृक्ष लगाएगा तो अपनी निजी भूमि पर लगाएगा, क्योंकि सरकारी भूमि पर लगाएगा तो सबके साझा संपत्ति संसाधन हो जाएंगे। तो व्यक्तिगत जो भूमियाँ होती है उन पर ही व्यक्ति विशेष बाग बगीचे लगाने की प्रक्रिया या फलदार वृक्ष लगाने की प्रक्रिया संपन्न करता है, और ऐसी भूमि जो होगी उसी को फिर हम किसके रूप में जानते हैं? विविध तरु फसलों और जो फलदार वृक्षों की भूमि होती है उसके रूप में जाना जाता है। हालांकि देखिए, वर्तमान में जैसे तकनीकी ज्ञान और कुशलता बढ़ती जा रही है, मानव के द्वारा परंपरागत कृषि के स्थान पर गैर परंपरागत कृषि अर्थात आधुनिक कृषि का प्रयोग किया जा रहा है। और आधुनिक कृषि ये कहती है कि आपको ऐसी फसलों का उगाना चाहिए, ऐसी फसलों का उत्पादन किया जाना चाहिए जो कम से कम क्षेत्र में हमें अधिक से अधिक लाभ प्रदान कर सके। और ऐसी फसलें जो होती हैं वो बागानी फसलें ही होती हैं, बाग बगीचे वाली फसलें ही होती हैं, जिनमें या तो सब्जियों को या विभिन्न प्रकार के फलों के बागानों को लगाया जाता है। तो बागाती जो कृषि होती है वो विविध तरु और उपवनों के अधीन कृषि के रूप में शामिल की जाती है, और इसे हम आधुनिक कृषि पद्धति का सबसे उन्नत स्वरूप भी कह सकते हैं। आधुनिक कृषि पद्धति के अंदर बागानों को प्रधानता दी जाती है। क्यों? क्योंकि ये परंपरागत कृषि की तुलना में अधिक लाभप्रद होते हैं। इनमें शुरू में खर्च ज़्यादा अवश्य हो सकता है, लेकिन फिर दीर्घ काल तक हमें एक लंबा प्रॉफिट मिलता रहता है। साथ में ही कम वर्षा या कम जल उपलब्धता वाले क्षेत्रों में भी बागानी कृषि के माध्यम से अधिक लाभ कमाया जा सकता है। तो कम से कम क्षेत्र में नवीन तकनीकी ज्ञान कुशलता और उन्नत कृषि प्रविधियों का प्रयोग करते हुए सबसे महत्वपूर्ण जो कृषि पद्धति होती है वो बागाती कृषि के रूप में जानी जाती है। और इस बागाती कृषि के रूप में शामिल किया जाने वाला भाग ही विविध तरु फसलों और उपवनों के अधीन क्षेत्रों के रूप में शामिल किया जाता है। तो ये जो आज का हमारा टॉपिक था यही समाप्त होता है।
नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।